हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है। लीनियर मोमेंटम किसी भी बॉडी के लिए क्या होगा, मान लीजिए जैसे कोई बॉडी है जिसका मास m है और ये मान लीजिए v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो हम क्या लिखेंगे कि मोमेंटम, जो कि p से नोटेशन देते हैं, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये होगा प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। इसको बेहतर समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक कार है और एक बाइक है। मान लीजिए कार का मास जो है वो 1000 kg का है और ये आपका बाइक का है 200 kg का। मान लीजिए कि कार की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड से है और ये आपका और बाइक की स्पीड 100 मीटर पर सेकंड है। तो ऐसे देख के लगता है कि कार और बाइक का जब इम्पैक्ट होगा तो कार ज्यादा डैमेज करेगा बाइक को। लेकिन अगर मोमेंटम की बात करूं, मतलब मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करूं, तो यहां पर देखिए इसका मोमेंटम क्या है, आपका ये 10,000 के राउंड आ रहा है और ये इसका मोमेंटम कितना आ रहा है, 20,000 के राउंड आ रहा है। मतलब इसका मोमेंटम ज्यादा है। तो मास से तुलना करूं तो इसका ज्यादा है, इसका कम है, बट मोमेंटम की बात करूं तो इसका ज्यादा है, इसका कम है, तो ये ज्यादा इंपैक्ट करेगा इसके ऊपर। ठीक है, तो आप मोमेंटम को ऐसे समझ सकते हो। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है। तो फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो एफ एक्सटर्नल है किसी बॉडी पे लगने वाला, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम मतलब क्या, मैं रेट की बात कर रहा हूँ। रेट मतलब पर यूनिट टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में मोमेंटम में जितना चेंजेस हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि कितना एफ एक्सटर्नल लग रहा है। तो यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी है उसको मैं अगर हटा के इक्वल टू लिखूं तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, बट उसकी वैल्यू 1 होती है। तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि एफ एक्सटर्नल जो नेट होगा डेल पी बाई डेल टी होगा। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि चेंज इन मोमेंटम दैट विल बी इक्वल टू एफ नेट, या फिर एक्सटर्नल फोर्स बोल सकता हूं, इनटू जो टाइम का चेंज है। ठीक है, और इन फोर्स इनटू ये जो टाइम है इसको बोलते हैं इंपल्स। अब हम लोग जानेंगे कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है। तो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसको बेटर समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए गन है और बुलेट है। तो मान लीजिए गन से मैं जब फायर करता हूं तो बुलेट बाहर आता है। तो क्या होगा कि गन शुरू में बुलेट के ऊपर फोर्स लगाता है और जब ये एक्शन होता है तो सेम टाइम पे एक रिएक्शन होता है जिसमें बुलेट भी सेम फोर्स अपोजिट एक्शन में गन के ऊपर लगाता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से कि फोर्स जो लगा रहा है गन बुलेट के ऊपर, दैट विल बी इक्वल टू फोर्स, वही फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में बुलेट लगाएगा गन के ऊपर। ठीक है, नेगेटिव साइन बता रहा है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अगर मैं इसके दोनों साइड dt से मल्टीप्लाई कर दूं तो हो सकता है आपको कोई आपत्ति ना हो। ठीक है, दोनों साइड dt है, इसको चाहूं तो कैंसिल आउट कर दूं तो सेम टर्म आ जाएगा। ठीक है, यहां से ये क्या है और ये क्या है, तो ये टर्म क्या है, ये एक इंपल्स है। इंपल्स क्यों है, क्योंकि ये चेंज इन मोमेंटम है। चेंज इन मोमेंटम किसका, जब ये फोर्स लगाया जा रहा है गन का बुलेट के ऊपर। सिमिलरली यहाँ पे ये क्या है, ये भी एक इंपल्स है। इसको बोल सकते हैं कि चेंज इन मोमेंटम क्यों हो रहा है, जब ये फोर्स बुलेट गन के ऊपर लगाएगा। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूं ये दिस इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम किसके लिए है, ये गन के लिए है जो बुलेट के ऊपर लगाएगा, और ये बराबर होगा माइनस ऑफ चेंज इन मोमेंटम जब बुलेट के ऊपर लगाएगा। तो ये जो चेंज है, चेंज मतलब क्या, चेंज कभी भी निकालते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। तो हम इस यहां पे लिख सकते हैं कि ये चेंज होगा P फाइनल माइनस P इनिशियल फॉर गन, दैट विल बी इक्वल टू माइनस टर्म ऑफ P फाइनल माइनस P इनिशियल ऑफ बुलेट। थोड़ा इसको एक्सपेंड कर देते हैं, तो P फाइनल फॉर गन माइनस P इनिशियल फॉर गन, P फाइनल फॉर बुलेट प्लस P इनिशियल फॉर बुलेट। फाइनल वाले टर्म को इस साइड लेते हैं, तो P फाइनल ऑफ गन प्लस P फाइनल ऑफ बुलेट, दैट विल बी इक्वल टू P इनिशियल ऑफ गन इक्वल टू P इनिशियल फॉर बुलेट। तो इनिशियली क्या था मोमेंटम, जब आप गन को फायर नहीं किए थे तब तक क्या था मोमेंटम, मोमेंटम क्या थी, इसकी वेलोसिटी 0 थी, गन की वेलोसिटी 0 थी। जब फायर होगा उसके बाद वेलोसिटी आएगा। तो इसका मतलब क्या, इनिशियली क्या है, गन और बुलेट रेस्ट में है, तो वेलोसिटी नहीं होने की वजह से क्या होगा, अगर वेलोसिटी नहीं है तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा, 0। तो मैं बोल सकता हूं कि ये दोनों 0 हो चुके होंगे। तो आफ्टर फायरिंग भी क्या होगा, वो भी 0 हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं कि P फाइनल बिल्कुल इक्वल टू P इनिशियल
एंड दैट विल बी इक्वल टू सम कांस्टेंट। कांस्टेंट तो कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट जैसे 0 यहां पर आया तो 0 भी एक तरह से कांस्टेंट है ना, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, तो ये कांस्टेंट वैल्यू आएगी। तो इस रिलेशन से मैं ये बोल सकता हूं फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब क्या कि यहां पर कोई भी एफ एक्सटर्नल नहीं है, 0 है, जितने भी हैं एफ एक्सटर्नल कुछ भी एक्ट नहीं कर रहा है। एफ एक्सटर्नल नहीं आ रहा है मतलब क्या कि जैसे मान लीजिए सिस्टम में हमारे क्या है, गन है और बुलेट है, तो इसके अलावा और कोई बाहर से कोई फोर्सेस नहीं आ रहा है, तो सिर्फ यही दोनों इंटरेक्ट कर रहे हैं आपस में। तो ये टर्म अगर 0 हो गया, ये टर्म अगर 0 हो गया, तो उस केस में डेल्टा पी की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा पी भी 0 हो जाएगा। तो डेल्टा पी 0, और डेल्टा पी क्या है, मतलब चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, दैट विल बी इक्वल टू 0। मतलब मैं इस केस में बोल सकता हूं कि पी फाइनल इज इक्वल टू पी इनिशियल। तो मोमेंटम हमेशा आपका कंजर्व्ड होगा, जितना पहले था उतना ही बाद में रह जाएगा। तो इन जनरल हम बोल सकते हैं कि एक सिस्टम में मान लीजिए मल्टीपल मासेस और मल्टीपल वेलोसिटी हो, तो उस केस में मल्टीपल मोमेंटम होगा। तो सिमिलरली हम बोल सकते हैं कि हर एक का मोमेंटम जो है आप ऐड कर लो, वो सारे का मोमेंटम कंजर्व होगा, मतलब कांस्टेंट होगा। तो इसे ही बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको रब कर रहा हूं, मैं फिर इसके बाद एप्लीकेशन बताऊंगा। तो अब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का एप्लीकेशन देखेंगे। एप्लीकेशन में पहला एप्लीकेशन क्या होगा, मान लीजिए कि कोई कैनन है, कैनन मतलब समझ रहे हैं आप, कैनन फायरिंग हो रहा है। तो कैनन मतलब क्या होता है, तोप को आप देखोगे, तोप का गोला होता है, आप उसको डालते हो और ये फायर करते हैं, तो क्या होता है, वो पीछे की तरफ फोर्स एक्सर्ट करता है। तो मान लीजिए ये कैनन है और ये आपका कोई गोला है जो कि फायर हो रहा है, उसके बाद ये बाहर आ रहा है। तो जैसे ही फायर आता है यहाँ पर बैक में फोर्स लगेगा, तो हम बोल सकते हैं कि इसमें भी लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो जितना मोमेंटम ये तोप लगाएगा इस गोले पे, उतना ही गोला लगाएगा इस कैनन पे। सेकंड एप्लीकेशन है कि मान लीजिए कि अंग्रेजों के टाइम में आपने देखा होगा कि राइफल्स हुआ करता था। तो राइफल्स से जब हम फायर करते थे तो पीछे में आपने देखा होगा कि शोल्डर पर रख करके फायर करते थे। क्यों करते थे, क्योंकि जब जो बुलेट उससे उस राइफल से निकलेगा वो पीछे की तरफ बैकवर्ड फोर्स लगाता था, तो उसकी वजह से मिसलीड ना हो जाए टारगेट, इसलिए हम वहां पर शोल्डर पर रख करके इसको यूज करते थे। तो मान लीजिए राइफल और बुलेट है, तो अगर मैं इसके लिए प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अगर लगाऊं, तो मैं लिख सकता हूं कि पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल। ठीक है, तो पी इनिशियली किसका था, पी राइफल का इनिशियली होगा और पी बुलेट का होगा इनिशियल वाला, और पी राइफल और बुलेट का होगा फाइनल वाला। ठीक है, तो इनिशियली क्या है, इनिशियली तो ये जब तक फायर नहीं किया तब तक दोनों रेस्ट पोजीशन में, तो दोनों का वेलोसिटी 0 है, और वेलोसिटी 0 होगा तो मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम। तो इन दोनों का मोमेंटम क्या होगा, 0। तो इनिशियली 0 होगा, और फाइनल क्या होगा, जब ये बुलेट फायर हो जाएगा तो इसका मास ऑफ राइफल इंटू वेलोसिटी ऑफ राइफल प्लस मास ऑफ बुलेट वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ये बराबर है 0 के। तो यहां से आप किसी का भी निकाल सकते हो कि वी आर कितना होगा, वी आर होगा एम बी वी बी अपॉन एम आर, बट नेगेटिव साइन के साथ। नेगेटिव साइन क्यों आएगा, क्योंकि ये जो वेलोसिटी है राइफल का वो अपोजिट डायरेक्शन होगा, फायर जो इस तरफ हुआ है तो अपोजिट डायरेक्शन होगा, तो इसको सपोर्ट देने के लिए हम शोल्डर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन है, रॉकेट को आपने लॉन्च होते हुए देखा होगा। तो रॉकेट जब लॉन्च होता है, अंदर में जो फ्यूल है वो बर्न होता है, तो कंबशन की वजह से क्या होता है, फायर होता है नीचे की तरफ, और यही जो फायर होता है तो नीचे की तरफ जो मोमेंटम डेवलप हो रहा है वही उसके ठीक अपोजिट में ऊपर की तरफ मोमेंटम जनरेट होगा, तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो उसके इसमें भी मैं बोल सकता हूं कि पी इनिशियल बराबर पी फाइनल होता है। बट इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या आता है कि जो मास होगा रॉकेट का वो कम होता जाता है। क्यों, क्योंकि जो कंबशन हो रहा है वो कंबशन की वजह से क्या होगा, इसके अंदर का फ्यूल कम होगा, फ्यूल कम होगा तो मास कम होगा, तो ये आपका मास डिक्रीज होता रहता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है आपका बम ब्लास्ट, आपने देखा होगा या सुना होगा। ठीक है, तो बम ब्लास्ट में होता क्या है कि एक बम होता है बड़ा सा जिसमें डिफरेंट डिफरेंट मास होंगे, और वो जब फटता है तो छोटे छोटे मास टुकड़े में बढ़ जाते हैं और अलग अलग वेलोसिटी से बैट करता है। तो बम के केस में भी हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकते हैं, पी इनिशियल बराबर पी फाइनल होगा। शुरुआत में जो बम है वो आपका रेस्ट में होगा और सडनली एक्सप्लोड करेगा, तो एक्सप्लोड करेगा तो उसके बाद क्या होगा, तो शुरुआत में रेस्ट में होने की वजह से इनिशियल मोमेंटम क्या होगा 0, और फाइनल मान लीजिए छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है, तो अलग अलग वेलोसिटी से अलग अलग मासेस निकल रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, मान लीजिए m1 v1 m2 v2 इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो कि मास कोई गिवन है तो वेलोसिटी कितना होगा। होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो काइंडली लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी नए पॉइंट पर वीडियो लूँ तो काइंडली मुझे कमेंट करके बताइए, आपके सारे कमेंट्स में पढ़ता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।